Okay, assalamu alaikum warahmatullah. Let's continue with the problems on LCR circuit. We have done a similar one in the previous session, तो इसको देख लेते हैं. An alternating EMF source with a variable frequency FD is connected in series with an 80 ohm resistor and a 40 millihenry inductor. So inductance का वैल्यू दिया हुआ है और resistance का वैल्यू दिया हुआ है. The EMF amplitude is given 6 volt के बराबर. Draw a phasor diagram of VR0 and VL0. Now VR0 हमें पता है is voltage amplitude across the resistor और VL0 is the voltage amplitude across the inductor. So यहाँ पर सिर्फ दो components हैं सर्किट में, एक तो इंडक्टर है और दूसरा रेजिस्टर है. तो सर्किट जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा. हमारे पास रेजिस्टेंस है और इंडक्टर है और ये सोर्स है E equal to E0 sine of omega dt, omega d driven angular frequency. Okay, और current, some current I is flowing, resistance R, inductance L. रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज जो होगी VR, जिसका एम्पलीट्यूड VR0 हम लेते हैं, और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो VL के बराबर और उसका एम्पलीट्यूड जो है वो VL0 के बराबर. अब ध्यान में रखें चूंकि यहां पर कोई कैपेसिटेंस नहीं है तो सर्किट जो है वो दैट इज मोर इंडक्टिव देन कैपेसिटिव. सो अगर मोर इंडक्टिव है तो करंट इज लैगिंग बिहाइंड द अप्लाइड ईएमएफ बाय फेज ऑफ फाई, जो हम देखेंगे इस पर्टिकुलर केस में किसके बराबर है. सो पार्ट ए जो है इट्स आस्किंग अस टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ VR0 एंड VL0. सो पार्ट ए यहां पर लेते हैं फिलहाल सॉल्यूशन में. ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेट्स सपोज VR0 जो है दैट समवेयर हियर. VR0 वोल्टेज फेजर अक्रॉस द रेजिस्टेंस. रिमेंबर फेजर की लेंथ जो होती है वो उसके एम्पलीट्यूड के बराबर होती है. अब यहां पर हमें पता है कि वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस और करंट दे आर इन फेज. ओके, सो करंट इज इन फेज विद द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, नॉट द टोटल वोल्टेज, नॉट द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर. ये इस पर्टिकुलर की बात चल रही है. तो अगर हम करंट फेजर को भी ड्रॉ करना चाहेंगे, क्वेश्चन तो हमें नहीं कह रहा है, लेकिन अगर हम ड्रॉ करना चाहेंगे तो करंट वाला फेजर जो होगा वो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस वाले फेजर के साथ ही होगा I0. तो वो भी यहीं पर होगा. अब जाके वोल्टेज फेजर अक्रॉस द इंडक्टर, वोल्टेज फेजर अक्रॉस द इंडक्टर. ना इंडक्टर के बारे में हमें पता है कि करंट इज लैगिंग बिहाइंड वोल्टेज बाय फेज ऑफ π/2. इंडक्टर के केस में करंट पीछे है. कितना पीछे है? 90 डिग्री से पीछे है. करंट वोल्टेज के पीछे है बाय 90 डिग्रीज. दैट वुड मीन कि वोल्टेज आगे है, करंट से आगे है बाय 90 डिग्रीज. तो करंट तो हमने पहले ड्रॉ किया है, इससे आगे हमें जाना है 90 डिग्री से. तो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये 90 डिग्री, ये VL0. सो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर. तो क्वेश्चन तो हमें सिर्फ इन दो के बारे में पूछ रहा है, लेकिन विल मूव अहेड, हम इनका रिजल्टेंट भी ड्रॉ कर लेंगे. और इन दो वोल्टेजेस का रिजल्टेंट हमें पता है कि इज द अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड ईएमएफ. सो दिस वन इज E0. ओके, दिस वन इज E0. सो यू कैन सी करंट जो है दैट इज बिहाइंड अप्लाइड वोल्टेज, दैट इज बिहाइंड अप्लाइड ईएमएफ बाय फेज ऑफ फाई. फिर फाई कितना होगा वो डिपेंड करता है वैल्यूज पे. ओके, सो ईएमएफ आगे, करंट पीछे है बाय फाई. सो ये होगी फेजर डायग्राम. VR0 समवेयर हियर, VL0 समवेयर हियर. I0 भी अगर हमें ड्रॉ करना होगा वो VR0 के साथ ओवरलैप कर लेगा और E0 हियर. और हर कोई जो है दैट विल बी रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी. ये भी रोटेट कर लेगा, ये भी रोटेट कर लेगा, ये भी रोटेट कर लेगा विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा डी, जो न्यूमेरिकली सेम है एज दैट ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी.
ओके, न्यूमेरिकली सेम एज दैट। वो भी आगे हमें दिखाना है कि जिस व्हाट इज द स्पीड, ये पार्ट डी में द एंगुलर स्पीड विद व्हिच द फेजर्स रोटेट। सो ओमेगा डी बेसिकली हमें निकालना है। एंगुलर स्पीड जो इन फेजर्स की होती है वो न्यूमेरिकली सेम होती है एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, न्यूमेरिकली सेम एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो ये तो पार्ट ए हो गया। अब पार्ट बी को देख लेते हैं। एट व्हाट ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी एफ डी डू द टू फेजर्स हैव द सेम लेंथ। सो ये फेजर और ये फेजर VR0 और VL0, वोल्टेज एम्पलीट्यूड अक्रॉस द रेजिस्टेंस और वोल्टेज एम्पलीट्यूड अक्रॉस द इंडक्टर, उनका वैल्यू सेम होना चाहिए, उनकी लेंथ सेम होनी चाहिए, उनका वैल्यू सेम होना चाहिए। वो किस फ्रीक्वेंसी पे होगा? ओके, वो किस फ्रीक्वेंसी पे होगा वो हम देख लेते हैं। पार्ट बी, voltage amplitude across resistance is equal to voltage amplitude across the inductor values था। सो ये दोनों की लेंथ जो होगी वो सेम होगी। बाय द वे, ये अगर इन दोनों की लेंथ सेम होगी तो ये रेक्टेंगल नहीं फिर स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर शेप का। अब VR0 जो है वोल्टेज एम्पलीट्यूड जो है दैट्स करंट एम्पलीट्यूड इनटू अपोजिशन। ओके, अब ये रेजिस्टेंस की बात हो रही है, रेजिस्टेंस की अपोजिशन रेजिस्टेंस है R is equal to VL0 voltage across the inductor, that is voltage amplitude current amplitude into opposition। अब इंडक्टर की अपोजिशन हमें पता है XL है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो L ओमेगा D के बराबर होता है। तो I0 cancels out, so this implies R is equal to XL। I'll call this equation 1 क्योंकि ये आगे भी हमें चाहिए। ओके, ये आगे भी हमें चाहिए। So resistance is same as inductive reactance। इसकी अपोजिशन और इसकी अपोजिशन सेम है। कि कब सेम होगी? जब ये वोल्टेज एम्पलीट्यूड जो होंगे वो सेम होंगे, जब ये दोनों फेजर्स की लेंथ जो होगी वो सेम होगी। सो R is equal to XL। हमें निकालना क्या है? ड्रिवन एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो दिस इंप्लाइज R is equal, now XL जो है दैट्स L ओमेगा D। ओके, L ओमेगा D, और R is equal to L into 2 pi FD। Angular frequency is 2 pi times the frequency. So this implies FD is equal to R divided by 2 pi L को नीचे लाते हैं, 2 pi L वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। R जो है वो ये रहा 80 वोल्ट्स के बराबर, डिवाइडेड बाय 2 pi इंटू L जो है वो ये रहा 40 मिली हेनरी। मिली का मतलब 10 to the power minus 3। So this is equal to, I have already worked this out, मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिखूंगा। FD is 318.5 hertz, 318.5 hertz। ये रहा FD। सो इस फ्रीक्वेंसी पे, इस ड्रिवन फ्रीक्वेंसी पे इन दोनों की लेंथ जो होगी वो सेम होगी, यानी कि वोल्टेज एम्पलीट्यूड अक्रॉस द रेजिस्टेंस और वोल्टेज एम्पलीट्यूड अक्रॉस द इंडक्टर वो दोनों सेम होंगे। ओके, सो ये पार्ट बी हो गया। अब पार्ट सी को देख लें। पार्ट सी इज व्हाट आर द फेज एंगल इन डिग्रीज and the angular speed at which the phasors rotate and the current amplitude। फिर आगे चल के so पहला what are the phase angle, यानी कि phi phase constant जो हमें निकाला डिग्रीज में। कॉन्टेक्स्ट जो है वो ये है, इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, वही उसी को आगे बढ़ाना है। so जब इन दोनों की लेंथ सेम होगी तब फेज कांस्टेंट जो है वो किसके बराबर होगा? नाउ जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि इन दोनों की लेंथ सेम होगी तो ये स्क्वायर बन जाएगा और ये स्क्वायर का डायगोनल बन जाएगा, तो दिस एंगल मस्ट बी 45 डिग्रीज। तो फाई जो होगा वो -45 अगर साइन के साथ लेंगे क्योंकि करंट इज लैगिंग बिहाइंड। या फिर हम इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, दिस इज पार्ट सी। नाउ tan ऑफ फाई हमें पता है XC माइनस XL डिवाइडेड बाय R। अब XC जो है वो तो है नहीं, 0 माइनस XL डिवाइडेड बाय R। सो दिस इज इक्वल माइनस XL डिवाइडेड बाय R। अब XL और R जो है दे आर सेम, इक्वेशन 1। सो दिस रेशियो विल बी 1। सो दिस इंप्लाइज tan ऑफ phi is equal to -1, which means phi is equal to -45 degrees।
-1 है तो इसलिए -45 डिग्री। माइनस का सिंपली मतलब है कि करंट इज लैगिंग बिहाइंड ईएमएफ। ओके, करंट इज लैगिंग बिहाइंड ईएमएफ। तो हमें पता है करंट इज लैगिंग बिहाइंड ईएमएफ। ईएमएफ यहां पर है और करंट यहां पर है, सो इज लैगिंग बिहाइंड बाय अ फेज ऑफ 45 डिग्रीज। ओके, बाय फेज। लेकिन कंडीशन ये वाली, इसको आगे चल रहे हैं, तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि 45 डिग्री होगा। इस कंडीशन के लिए 45 डिग्री है। ओके, और माइनस हमें पता है ये सिर्फ ये कहता है कि इज लैगिंग बिहाइंड, करंट इज लैगिंग बिहाइंड या ईएमएफ इज अहेड। तो ये पार्ट सी हो गया। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन, पार्ट डी, एंगुलर स्पीड एट विच द फेजर्स रोटेट। अब फेजर्स के एंगुलर स्पीड जो है वो हमें पता है इज न्यूमेरिकली सेम एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सो ओमेगा डी इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। सो ये पार्ट डी है। ओमेगा डी इज 2 पाई एफ डी, और एफ डी आपने यहां पर देख लिया 2 इंटू 3.14 पाई के बदले में। एफ डी जो है वो है 318.5। सो दिस इज इक्वल टू, मैंने इसे वर्कआउट पहले किया है तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिखूंगा, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 2000 रैड पर सेकेंड ओमेगा डी, 2000 रैड पर सेकेंड। सो ये तो एंगुलर स्पीड हुई जिससे ये फेजर्स रोटेट कर लेंगे। रिमेंबर जो न्यूमेरिकली सेम होता है ओमेगा डी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो वही हमने यहां पर निकाल दिया। सो अब पार्ट ई, द करंट एम्पलीट्यूड। ओके, करंट एम्पलीट्यूड अब हमें देखना है पार्ट ई में। पार्ट ई, अब करंट एम्पलीट्यूड हमें पता है I0 इज इक्वल टू ईएमएफ एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय इंपेडेंस Z, टोटल अपोजिशन। So this implies I0 is equal to E0 divided by, और Z जो है that is under root of R squared plus XC minus XL whole square। लेकिन XC तो है नहीं तो सिर्फ XL बच जाएगा, XL squared। So XL और R के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेने हैं। E0 का वैल्यू 6 वोल्ट है, so 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ R जो है, R इज 80 ohms, तो पहले ऐसे सिस्टम में है तो 80 स्क्वायर प्लस XL जो है, रिमेंबर XL इज L ओमेगा D, XL इज L ओमेगा D। अब L जो है दैट इज 40 मिली हेनरी, सो कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 40 मिली का मतलब 10 टू द पावर -3। ओके, L ओमेगा D यहां पर आपने देख लिया दैट इज approximately 2000, so into 2000, so इसको वर्कआउट करना है। so I0 is equal to, मैंने पहले ही वर्कआउट करके रखा है, so मैं आंसर आपको दूंगा 0.053 एम्पियर्स, 0.053 amps, which is 53 milliamps।